Hello everyone, my name is Vikrant and welcome to this new video by Coding Ninjas. And in this video we are going to talk about how I prepared DSA and get into TCS. So let's begin. Few basic things about myself is that I belong to tier 3 college and my branch was computer science and engineering. So tier 3 college and first time in hostel. तो कभी पढ़ने में इतना कोई बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं था मेरा पहले से ही कि आई हैव टू स्टडी अ लॉट और फिर भी मुझे कुछ जल्दी से स्किल सीखनी है या मुझे कोडिंग करने लगना है, ऐसा कुछ कभी सोचा नहीं। कॉलेज में बस घूमना फिरना मस्ती खेलना कूदना बस यही बहुत था। और आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ मेनी ऑफ द थिंग्स अंटिल माई 6th सेमेस्टर, बट इन माई 6th सेमेस्टर लॉकडाउन हैपेंड एंड विच टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी गुड थिंग फॉर मी। अब लॉकडाउन में सबको ही बहुत टाइम मिला कुछ ना कुछ करने का या सीखने का, तो मेरे साथ भी सेम ही केस था। मैंने सोचा यार चलो टाइम तो बहुत सारा है ही, कुछ सीख ही लेते हैं। तो वन ऑफ माई फ्रेंड सजेस्टेड दैट देयर इज अ कोर्स बाय कोडिंग निंजास विच इज डेटा स्ट्रक्चर्स इन C++। तो मैंने सोचा यार चलो यही कोर्स कर लेते हैं, कुछ ना कुछ तो सीखना ही है और डेटा स्ट्रक्चर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो मैंने कहा चलो इससे ही स्टार्ट करते हैं कुछ करना। तो सो आई एनरोल्ड इन दैट कोर्स एंड आई रियली लाइक द कोर्स बाय द वे। अब मैंने वो करना स्टार्ट करा तो और मुझे वो अच्छा भी लग रहा था, टाइम भी बहुत था। सो आई कंप्लीटेड दैट कोर्स इन 2-3 मंथ्स। अब उसे 2-3 मंथ्स में करने से मेरा बहुत बड़े फायदे ये रहे कि आई हैड प्लेंटी ऑफ टाइम लेफ्ट अंटिल द स्टार्ट ऑफ द प्लेसमेंट्स। और मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्डअप हो चुका था तब तक, जब तक मैंने वो कोर्स खत्म करा कि एटलीस्ट आई नो समथिंग, आई कैन बिल्ड फ्रॉम हियर। maybe I can go into competitive programming or I can shift into projects now। तो मेरे पास मतलब कुछ था कि मैं दिखा सकता हूँ कि हाँ मैंने ये चीज़ सीख ली है। तो I decided that I should do coding because उस वक्त मेरा मन लग रहा था कोडिंग में। क्वेश्चन जब हो रहे होते हैं तो सबको अच्छा ही लगता है। So my friend suggested that you should start with HackerRank because I was very confused that there are number of sites available in which you can do coding practices। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किससे स्टार्ट करूं। So my friend suggested that you should start with HackerRank because at HackerRank there are relatively easier questions। अब तुम्हारे साथ ये नहीं होगा कि तुम एकदम से हार्ड क्वेश्चंस उठा लोगे और डिमोटिवेटेड हो जाओगे, तो वो चीज़ ना हो। तो my friend suggested कि मैं HackerRank से स्टार्ट करूँ। सो आई डिड द सेम थिंग। मैंने HackerRank के इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करा, फिर देन आई गॉट इनटू मीडियम एंड मैं कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही थी, मतलब सॉल्व नहीं हो पा रहे थे, बट धीरे धीरे वो सारी चीज़ें सॉल्व होने लगती हैं, वो आसानी क्वेश्चन हैं। देन आई चेंज्ड माई साइट टू कोडशेफ एंड कोड फोर्सेस। अब कोडशेफ और कोड फोर्सेस पे चेंज करने का मेजर रीज़न ये था कि उन पर रेगुलर इंटरवल पे कोडिंग कॉन्टेस्ट होते रहते हैं। तो उसमें तुम्हारा फायदा ये होता है कि तुम पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आप क्वेश्चन करना सीख जाते हो। यू गेट हैबिचुअल टू हैंडल प्रेशर। सो आई डिड द सेम थिंग। मैंने कोडशेफ और कोड फोर्सेस पर प्रैक्टिस करता रहा मैं अपना, और मतलब इस प्रैक्टिस में ही मेरे मतलब 3-4 मंथ्स निकल गए। एंड देन द NQT फॉर्म्स कम्स एंड NQT इज नेशनल क्वालिफायर टेस्ट। TCS मेजर हायरिंग इसी पेपर के थ्रू ही करता है। जो उनकी निंजा प्रोफाइल और डिजिटल प्रोफाइल है वो सारे सिलेक्शन इसी पेपर के थ्रू ही होते हैं। तो अब उसके फॉर्म आ चुके थे, आई फिल्ड दैट फॉर्म। अब उस फॉर्म को भरने के बाद आपके पास 1 मंथ का टाइम रहता है, और उस 1 मंथ में मैंने अपने प्रोजेक्ट पर फोकस करा था क्योंकि मेरे पास उस वक्त तक प्रोजेक्ट नहीं था। तो मैंने अपने साथ कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा प्रोजेक्ट मैंने बना लिया था। अब मुझे उसमें हर चीज़ नहीं पता थी, बट आई न्यू हाउ माई प्रोजेक्ट वॉज वर्किंग। तो मैंने बस उतना ही सीखा था। मैंने प्रोजेक्ट के बहुत डीप में जाके मैंने कुछ नहीं सीखा था, ना कुछ कर पाया था। तो इतने 1 मंथ में मैंने ये सब करा। फिर उसके बाद पेपर का लिंक का मैसेज आ जाता है कि आपका पेपर है अब NQT का। सो NQT का मतलब 2 फेज में पेपर होता है कि जो फर्स्ट फेज है उसमें आपका नॉर्मल एप्टीट्यूड भी आएगा, उसमें आपके नॉर्मल बहुत ही बेसिक कोडिंग क्वेश्चंस भी आएंगे, आपके कोर सब्जेक्ट से क्वेश्चन भी आएंगे, वो आप देते हो। अब उसमें से कुछ बच्चे क्लियर करेंगे, कुछ बच्चे नहीं क्लियर करेंगे। जो बच्चे नहीं क्लियर करेंगे वो वहीं से बाहर हो जाएंगे। अब जो बच्चे क्लियर करेंगे उसमें भी एक सीन होता है कि जो बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे उनको नेक्स्ट पेपर का लिंक आएगा, जिनके नंबर ज़्यादा होंगे उस पेपर में। अब नेक्स्ट पेपर का लिंक है इसलिए क्योंकि वो 2 प्रोफाइल के लिए हायरिंग करते हैं, निंजा और डिजिटल। जो कोई बहुत अच्छे से क्लियर करता है उनको डिजिटल पेपर का लिंक आता है।
और जो बहुत अच्छे से क्लियर नहीं कर पाता उनका आता है सीधे निंजा के लिए इंटरव्यू का कॉल। निंजा के लिए अलग से कोई पेपर नहीं होता। तो जिन्होंने कम अच्छे से पास करा है वो सीधा अपना निंजा का इंटरव्यू देंगे और उसके बाद उनके पास सिलेक्शन या रिजेक्शन का मेल आ जाएगा। अब जिनके पास डिजिटल का पेपर का लिंक आया है उसमें आएंगे आपके 2 कोडिंग क्वेश्चन आते हैं जनरली, वो आपके पास आते हैं, आपने वो सॉल्व करे। अगर आपने वो सॉल्व नहीं करे तब भी आपके पास इंटरव्यू कॉल आएगा ही आएगा डिजिटल के पेपर के बाद। अब जब डिजिटल के पेपर का इंटरव्यू होता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको डिजिटल ही प्रोफाइल मिलेगी। अगर आपने वो कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर भी लिए हैं तो भी आपके इंटरव्यू के बेसिस पे हो सकता है कि आपको डिजिटल नहीं निंजा प्रोफाइल मिल जाए। बट डिजिटल प्रोफाइल उस पेपर के बाद के इंटरव्यू के बाद के बच्चों को ही मिलती है। तो पूरा एनक्यूटी का पेपर का ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो होता है, बट ऐसा ही रहता है एनक्यूटी का हमेशा ही। सो आई गेव दैट पेपर। अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब इंटरव्यू का मतलब ये मेल आ जाता है कि आपका इंटरव्यू होने वाला है कुछ दिनों बाद, यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। अब आपके पास जब इंटरव्यू का कॉल आ जाता है तो आप फिर सोचते हो भैया प्रिपरेशन कैसे करें कैसे नहीं करें। अब आप कोडिंग में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। आपने जितना कोडिंग में आपको सीखना था आप सीख चुके हैं। अब आपका टाइम होता है रिवीजन का। अब आपको अपने कोर सब्जेक्ट्स रिवाइज करने चाहिए। तो मैंने स्टार्टिंग में अपने कोर सब्जेक्ट्स रिवाइज करने के लिए जैसे डा हो गया, ऊप्स हो गया और DSA हो गया, DBMS, तो ये सारे मैंने पहले यूट्यूब से रिवाइज करे। यूट्यूब पे आपको छोटे छोटे लेक्चर्स मिल जाते हैं जिससे आपको बहुत जल्दी जल्दी आप पढ़ लेते हो, आपको जिस्ट मिल जाता है कि हाँ यार इस टॉपिक में ये हो रहा था। और जब आपने पता है एक बार आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ लिया और सिर्फ आपको रिवीजन करना है तो आप सिर्फ उसके ऊपर से भी पढ़ते हो ना तो आपको टॉपिक्स याद आ जाते हैं, हाँ यार इस टॉपिक में ऐसा होना था। तो मैंने भी सिर्फ वही करा, मैंने यूट्यूब से छोटे छोटे जो लेक्चर थे मैंने फटाफट देख के उनको स्पीड बढ़ा के मैंने जल्दी जल्दी खत्म कर लिए। मुझे पता चल गया हाँ यार ऐसे ऐसे हो रहा था, मुझे टॉपिक याद आ गया, मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा वहाँ से बिल्डअप हो गया। अब जब थोड़ा ही टाइम बच जाता है इंटरव्यू का तो मैंने कोर सब्जेक्ट को और अच्छे से रिवाइज करने के लिए मैं सिर्फ एक काम करता था कि आई यूज टू गूगल दैट इंटरव्यू क्वेश्चंस फ्रॉम DBMS और इंटरव्यू क्वेश्चन फ्रॉम ऊप्स ऐसे सब्जेक्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस करके मैंने लास्ट में सब्जेक्ट का नाम डाल दिया या मैंने कोई पर्टिकुलर टॉपिक ही डाल दिया, जैसे इंटरव्यू क्वेश्चन फ्रॉम सॉर्टिंग सर्चिंग, क्योंकि उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं बस यही डाल दिया करता था और उसके बाद आपके पास स्टार्टिंग के 2-3 लिंक्स में अच्छे क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपको, टॉप 50 इंटरव्यू क्वेश्चंस और 100 और 300, बस 300 से ज़्यादा नहीं पढ़ने आपको। 300 क्वेश्चंस आर मोर देन इनफ फॉर एवरी टॉपिक और एवरी सब्जेक्ट। तो मैं बस अपना वही पढ़ लिया करता था और उन क्वेश्चंस को करने से फायदा होता है कि आपने एक बार तो रिवीजन कर ही लिया अपने कोर सब्जेक्ट्स का। अब आपको जो एक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में आपको उनका आइडिया हो जाता है, क्योंकि थ्योरी पार्ट इज लिमिटेड। इंटरव्यूअर भी आपसे कोई बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं पूछेगा थ्योरी में। थ्योरेटिकल बातें वही सबको पता है कि इनमें से ही क्वेश्चंस बनेंगे और वो क्वेश्चंस आपको नेट पे भी मिल जाते हैं। तो आप वहां से जब पढ़ लेते हो सो आपका वहां से कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है कि मैंने इंटरव्यू के लिए ही प्रैक्टिस कर ली है। इंटरव्यू में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उनके आंसर भी आप पढ़ लेते हो तो आपका वहाँ से कोर सब्जेक्ट्स तैयार हो जाते हैं। अब जब आपका इंटरव्यू आता है सो हमेशा ही TCS के इंटरव्यू में आपका 4 जनों का पैनल होता है, एक HR होते हैं और 3 जने आपका टेक्निकल इंटरव्यू लेने के लिए होते हैं। तो HR आपको इंट्रोड्यूस करती है कि मतलब दिस इज द कैंडिडेट, आपको पैनल से इंट्रोड्यूस कराएगी, पैनल को आपसे वो पैनल को भी इंट्रोड्यूस करेगी आपसे। तो वो पहले आपका स्टार्ट हो जाता है टेक्निकल इंटरव्यू। अब टेक्निकल इंटरव्यू में वो तीनों जने आपसे एक साथ क्वेश्चंस नहीं पूछते, वो आपसे एक एक करके कहीं क्वेश्चन पूछते हैं और सबके है ना अपने अपने डोमेन पहले से ही सेट होते हैं। एक बंदा आपसे सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में ही पूछेगा, एक बंदा आपसे सिर्फ कोर सब्जेक्ट्स के बारे में ही पूछेगा और एक बंदा आपसे कोडिंग के बारे में पूछेगा। तो ये आपके सेट होते हैं, वो थोड़ा थोड़ा भी इधर उधर हो जाता है बट मेन यही होता है उनका हमेशा। तो सबसे पहले तो उन्होंने मेरा रेज्यूमे खोल के देख रखा था, रेज्यूमे से उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछे जो मैंने अपनी स्किल्स लिख रखी थी, चाहे वो कोडिंग से रिलेटेड थी चाहे वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड थी। तो उन्होंने वहाँ से मेरे से थोड़े थोड़े बेसिक क्वेश्चन पूछे। अब जो पहले ही इंटरव्यूअर था वो मेरी थोड़ी वीक स्किल की तरफ जाने लगा। हम केवल लिख देते हैं कि हाँ यार मेरी स्किल है, तो वो मेरी वीक स्किल की तरफ जाने लगा। सो आई स्टार्टेड पैनिकिंग अ लिटिल, बट अब मुझे पता चल गया था कि अगर ये इसमें डीप में ही जाता चला गया तो ये मेरे लिए दिक्कत की बात हो जाएगी। तो मैंने उस इंटरव्यूअर को वहीं रोक दिया था कि प्लीज़ मैम
मेरी ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है. आई एम कंफर्टेबल इन दिस टॉपिक. इफ यू कैन आस्क फ्रॉम दिस टॉपिक दैट विल बी वेरी गुड फॉर मी. तो ये चीज़ आपके लिए कई बार नेगेटिव भी जा सकती है, पॉजिटिव भी जा सकती है. मैंने ये रिस्क इसलिए उठाया क्योंकि मुझे पता चल गया था कि अब वो इंटरव्यूअर बहुत डीप में जाने लगा है. अब वो और डीप में गया तो मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाऊंगा. तो मैंने उनको जनरली बोला कि मैम मेरे इस टॉपिक से पूछ लीजिए. और इंटरव्यूअर को पता है आपसे बहुत सारी चीज़ें जानने की जरूरत नहीं होती. वो बस ये देखना चाहते हैं कि आपने कुछ सीखा है, कोई भी चीज़ अच्छे से सीखी है. तो मैंने बस वही करा था. मैंने कोडिंग के लिए उनको बोल दिया था कि मैम आप कोडिंग से पूछ सकते हो मेरे से. सो दे स्टार्टेड आस्किंग अबाउट कोडिंग फ्रॉम मी. अब उन्होंने मेरे से 2 कोड भी लिखवाए वहाँ पर, उनको ड्राई रन करवाया, ये सारी चीज़ें, उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज पूछी. तो वो मतलब ईजी पार्ट था एकदम, आसान से कोड पूछे उन्होंने. सो दे वर हैप्पी अबाउट इट बिकॉज मैंने ही अपने मुंह से बोला था कि मैम आप इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछें. अगर वो उस टॉपिक से पूछता और मैं जवाब नहीं देता, सो यू नो दैट विल बी अ वेरी बिग नेगेटिव पॉइंट फॉर मी. सो वो चीज़ मैंने हैंडल करी. अब उसके बाद मेरे से कोर सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए. अब वो कोर सब्जेक्ट से भी पूछ लेते हैं कि आपको ये सब्जेक्ट आता है, तो वो आपसे उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछते हैं कि ऑब्वियसली हर किसी को हर सब्जेक्ट नहीं आता उतने अच्छे से. तो आपसे ही पूछ लेते हैं कई बार इंटरव्यूअर कि आप अपने मुंह से टॉपिक बताइए. तो मैंने अपना उनको DBMS बता दिया था. तो उन्होंने मेरे से DBMS के ही काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे और उसके बाद उन्होंने अपनी तरफ से फिर DAO DSA के भी थोड़े क्वेश्चन पूछे थे. तो वो मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, वो मेरा आसानी से हो गया था. अब उसके बाद आपके साथ ही HR बैठे होते हैं. तो उस टेक्निकल इंटरव्यू के बाद HR आपसे क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही बेसिक. उसमें आपको कुछ नहीं करना होता. नॉर्मल आप कंपनी के बारे में पढ़ के जाते हो. यू नो व्हाट दिस कंपनी रियली डू, हु इज़ द CEO, और इसका मतलब क्या पैटर्न होता है. ये बेसिक कंपनीज के बारे में जानना होता है. तो बस मैंने वो कंपनी के बारे में पढ़ लिया था अपना. उन्होंने मेरे से बेसिक क्वेश्चन पूछे. तो कई बार बॉन्ड होता है तो वो बॉन्ड से रिलेटेड भी चीज़ पूछ लेते हैं कि बॉन्ड है, आपको पता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है. लोकेशन के बारे में पूछ लेते हैं. तो उसमें सबको पता ही है कि हाँ ना क्या बोलना होता है कि ईजी बनाने के लिए. तो सब बोलिए. फिर लास्ट में पूछते हैं कि एनी क्वेश्चन. तो फिर मैंने ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो कुछ था नहीं. मैंने ये पूछा था कि मैम कि इस इंटरव्यू का रिजल्ट कितने दिनों बाद आ जाता है. तो मैंने थोड़े ये सब बातें करके उन्होंने यू नो फ्रॉम माई परस्पेक्टिव आई फाउंड देम यू नो दे वर रियली क्वाइट सेटिस्फाइड विद माई इंटरव्यू. तो वो इंटरव्यू खत्म हो जाता है. अब उसके कुछ दिनों बाद ही फिर आपका सिलेक्शन का मेल आ जाता है. तो दिस वॉज माई होल इंटरव्यू प्रिपरेशन. सो आई होप that you might have learned something from it. And if you have really liked this video, please give it a thumbs up and do subscribe to Coding Ninjas channel and press the bell icon. Thank you.